everyone. This CS संगीत केडिया फ्रॉम संगीत केडिया एकेडमी. आज की हमारी जो क्लास है उसका एजेंडा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द अमेंडमेंट्स फॉर amendments in company law paper for June 2022 एग्जाम. जो जून 2022 में सीएस के एग्जाम होंगे उसमें कंपनी लॉ का जो पेपर है उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास. अमेंडमेंट्स इन कंपनी लॉ पेपर फॉर जून 2022 एग्जाम. तो आज की क्लास में मैं जो अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा वो किस पीरियड का अमेंडमेंट, आपकी अमेंडमेंट्स ऑफ द पीरियड applicable in company law paper for June 2022 exam, amendments of the period 1st of July 2021 to 31st of December 2021. इन 6 महीने के पीरियड के अंदर 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021, इस 6 महीने के पीरियड के अंदर जो भी चेंजेज आए रिलेटिंग टू कंपनी लॉ पेपर वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. अच्छा, इसका मतलब दो बातें इसमें ध्यान देने वाली बात. 1 जुलाई 2021 से मैं एक प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूँ. 1 जुलाई 2021 से पहले मतलब अप टू 30th of June 2021, 30 जून 2021 तक, वहां तक के अमेंडमेंट्स आप ऑलरेडी यू आर अवेयर अबाउट दैट. उसके नोट्स और लेक्चर आपके ऑलरेडी हैं. नहीं है तो हमारी वेबसाइट sangeetkedia.academy.com पे आपके पहले के अमेंडमेंट 30 जून 2021 तक के अमेंडमेंट के लेक्चर और नोट्स दोनों अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर एवरीवन. कोई भी ले सकता है एंड उसे कोई चार्जेस नहीं है. 30 जून 2021 तक के अमेंडमेंट के लेक्चर भी और नोट्स भी दोनों ही हमारी वेबसाइट sangeetkedia.academy.com पे अवेलेबल है. वहाँ से आप ले सकते हैं. अगर आपने पहले से अमेंडमेंट इंकॉर्पोरेट नहीं किए, पढ़े नहीं है तो पहले वो देखिए. अगर आपने पहले से वो इंकॉर्पोरेट कर लिया, पढ़ लिया तो वेल एंड गुड. अच्छा, दूसरी बात, 31 दिसंबर 2021 के बाद दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, इस पीरियड में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ये आपके जून 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे. तो यू नो दैट देयर इज 6 मंथ्स क्राइटेरिया आईसीएसआई ने बना रखा है कि साहब जून में जो पेपर होंगे उसमें 31 दिसंबर तक के, तो जून 2022 में जो पेपर उसमें 31 दिसंबर 2021 तक के ही अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे. मतलब उसके बाद के जो अमेंडमेंट है लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी 2022, मतलब 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड जो अमेंडमेंट आ रहे हैं वो जून 2022 पेपर में एप्लीकेबल है. कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमने पढ़ा अखबार में ऐसा कुछ है, आपने तो बताया नहीं. अब वो पता चला आया मार्च 2022 में, वो आया फरवरी 2022 में, ऑब्वियसली वो जून 2022 के पेपर में एप्लीकेबल नहीं होगा. तो ये कुछ चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. अच्छा, जहां तक इस पीरियड में 6 महीने में 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021, इस पीरियड में कोई बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आए नहीं है. सिर्फ 2 टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट्स हैं एंड मैं करके आपको बताया सिर्फ 2 टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट है. एंड मैं पीछे चल रहा हूं, पहले पीछे के टॉपिक मतलब बैक ऑर्डर से चल रहे हैं, ये आपको प्री लास्ट टॉपिक से लेके आपको स्टार्टिंग के टॉपिक में आएंगे. ठीक है, तो एक आपका अमेंडमेंट आपका अकाउंट चैप्टर जो आपका, उसमें अकाउंट चैप्टर के अंदर जो सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़ते हैं एंड उसके अंदर आपको एक टॉपिक आप पढ़ते हैं एक्टिविटीज विच में बी इंक्लूडेड बाय कंपनी इन दियर सीएसआर पॉलिसी शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट. तो जो है वो आपको एज इट इज है. लास्ट में खाली एक लास्ट में एकदम लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड कर लेना है. मैं पढ़ देता हूँ क्या, फॉलोइंग न्यू पैरा शैल बी एडेड एट द लास्ट, मतलब इस टॉपिक के लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड हो जाएगा लास्ट में. मतलब उससे पहले जो था एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है. इट में फर्दर भी नोटेड दैट, इससे पहले इट में भी नोटेड दैट ऑलरेडी लिखा हुआ है. इट में फर्दर भी नोटेड स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर फंड्स फॉर कोविड. किस बात के लिए? कंपनी अगर सीएसआर फंड को स्पेंड करती है, स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर फंड फॉर व्हाट? फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन. आप जानते हैं सब कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है. वैक्सीनेशन मालिक को कंपनी वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए पैसा खर्च करती है. किसके लिए? फॉर पर्सन अदर देन इट्स एम्प्लॉई एंड देयर फैमिली मेंबर. क्योंकि अगर अपने अपने एम्प्लॉई, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ करते तो वो सीएसआर नहीं माना जाता. यू नो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज सीएसआर एक्सपेंडिचर. हाँ,
अगर आप पब्लिक एट लार्ज के लिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के आप फ्री कैंप लगा रहे हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन के, फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, और उसमें आपके कोई भी वैक्सीनेशन करा सकता है और आपके कंपनी के एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर को, वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ अपने फैमिली और एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय और सिर्फ फैमिली मेंबर्स और एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, फिर वो नहीं हुआ। बट फॉर एनीवन पब्लिक एट लार्ज दैट मे इंक्लूड और मे नॉट द एम्प्लॉयज एंड द फैमिली मेंबर्स, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। देखिए, तो उस केस में से CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा कवर्ड इन आइटम नंबर 1 एंड आइटम नंबर 12 ऑफ द शेड्यूल 7। देखिए क्या लिखा हुआ, इट में फर्दर बी नोटेड स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। किसके लिए? फॉर पर्संस अदर देन एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिली मेंबर्स। इनको छोड़ के, खाली इनके लिए नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पब्लिक एट लार्ज के लिए उसमें आपके कंपनी के एम्प्लॉय या उनके फैमिली मेंबर्स का बेनिफिट लिया तो अलग बात है। आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप लगाया, उसमें जो खर्चा लग रहा है पब्लिक एट लार्ज के लिए, बट एक्सक्लूसिवली अपने एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के फैमिली, इतना फिर वो नहीं होगा। ठीक है, फॉर पर्सन अदर देन एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एंड देयर फैमिली इज एन एलिजिबल CSR एक्टिविटी अंडर आइटम नंबर 1 एंड 12 ऑफ शेड्यूल 7। मतलब उसको एलिजिबल CSR एक्टिविटी माना जाएगा। इसका मतलब इससे रिलेटेड जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो वो लास्ट में एक पैराग्राफ आपको, ये छोटा सा 2 लाइन का एक पैराग्राफ ऐड करना है। एंड के साथ एक्चुअली आप चाहते हैं दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19 ऑल दैट। तो बहुत सारी कंपनीज कैंप लगा रही है कोविड-19 वैक्सीनेशन का, जहाँ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन करा रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में के साथ जो कंपनी ऐसा कर रही है पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट पहुंचा रही है, एंड इट शुड नॉट बी मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर इट्स ओन एम्प्लॉय एंड द फैमिली। वो अगर है फिर वो CSR एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये सब जो बेनिफिट्स कंपनी अपने एम्प्लॉय या के फैमिली के लिए सिर्फ कर रही है वो CSR एक्सपेंडिचर नहीं मानते। लेकिन आप पब्लिक एट लार्ज के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई भी करा सकता है इंक्लूडिंग ओन एम्प्लॉय एंड द फैमिली मेंबर, फिर वो आपको CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा कवर्ड अंडर आइटम नंबर 1 एंड आइटम नंबर 12 ऑफ शेड्यूल 7। तो ये छोटा सा एक पॉइंट था जो लास्ट में आप ऐड करेंगे अंडर द हेडिंग एक्टिविटीज विच मे बी इंक्लूडेड बाय कंपनी इन देयर CSR पॉलिसी एज पर शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल चेंज इन दिस अकाउंट चैप्टर। नाउ इन टॉपिक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन दिस टॉपिक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि आपके चैप्टर 4 है। फिर साहब बैक हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं कि पहले आगे की बताए थे अकाउंट चैप्टर। ठीक है, नाउ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स देखिए, इसके अंदर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर एक आपका टॉपिक है रेक्टिफिकेशन नेम। जब ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन पढ़ते हैं तो उसमें एक चेंज ऑफ नेम पढ़ते हैं, एंड सेक्शन 13 उसके साथ एक टॉपिक रेक्टिफिकेशन नेम। तो रेक्टिफिकेशन नेम में आपने पढ़ा सेक्शन 16, उसमें कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है देखिए, उसमें 2 सिचुएशन दे रखी हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज पावर इज डेलीगेटेड टू RD, अगर उसको पता लगता है कोई कंपनी का नाम अनडिजायरेबल है या किसी कंपनी का नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से आइडेंटिकल या सिमिलर है, आइडेंटिकल या सिमिलर है, आइडेंटिकल या सिमिलर है, देन इन दैट केस आइडेंटिकल या सिमिलर है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑर्डर द कंपनी टू रेक्टिफाई इट्स नेम। तो उसमें पढ़ते हो कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से 3 महीने के अंदर कंपनी को नाम रेक्टिफाई करना विद द अप्रूवल ऑफ शोल्डर पासिंग द ओवर। फिर एक केस आप पढ़ते हैं, वो तो पहला केस है, उस वो एज इट इज है। फिर इससे नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि अगर कोई रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क है, उसको पता लगता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई या किसी कंपनी ने नाम बदला, और उस कंपनी का नाम जो नई इनकॉर्पोरेट हुई या जिसने नाम बदला उसके ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल सिमिलर है, तो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ट्रेडमार्क कैन अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर आस्क रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट कि आप इस कंपनी को ऑर्डर पास कीजिए टू रेक्टिफाई द नेम। देन गवर्नमेंट जब ऐसी रिक्वेस्ट आएगी फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ट्रेडमार्क, तो गवर्नमेंट विल ऑर्डर द कंपनी टू रेक्टिफाई द नेम। तो उसमें था कि सब गवर्नमेंट जिसने ऑर्डर करेगी उसको 6 महीने के अंदर कंपनी को नाम रेक्टिफाई करना है विद द अप्रूवल ऑफ शोल्डर पासिंग द ओवर। तो वहां पे इस केस में सेकंड केस में 6 मंथ्स की जगह यहां भी 3 मंथ्स हो गया। तो जहां 6 मंथ्स लिखा उसकी जगह क्या हो गया, यहाँ पे 3 मंथ्स हो गया। तो 6 मंथ्स को काट के उसकी जगह 3 मंथ्स कर ले। इसका मतलब क्या है, पहले केस में 3 मंथ्स पहले से था, एज इट इज कोई चेंज नहीं है, और सेकेंड केस के अंदर जो 6 मंथ्स था वो 6 मंथ्स की जगह क्या हो गया 3 मंथ्स, मतलब सिमेट्री हो गई।
कि दोनों ही केस में रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के दोनों ही केस में, चाहे पहला केस हो चाहे दूसरा केस हो, दोनों ही केस में, तो पहले केस में तो पहले से 3 मंथ्स था और सेकंड केस में जो 6 मंथ्स था उसकी जगह क्या हो गया 3 मंथ्स। ये 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट जब ऑर्डर करेगी कंपनी हैज टू रेक्टिफाई द नेम। ये तो एक तो चेंज आ गया। उसके अलावा इस टॉपिक में रेक्टिफिकेशन नेम में लास्ट में एक पैराग्राफ और ऐड हो गया, लास्ट में एक पैराग्राफ और ऐड हो गया एट द लास्ट ऑफ द टॉपिक, जहां रेक्टिफिकेशन नेम टॉपिक जहां तक है उसके बाद एक वो क्या है कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट आरडी ने कंपनी को ऑर्डर किया कि आप नाम रेक्टिफाई कीजिए, चाहे वो फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो, दोनों केस के लिए कॉमन प्रोविजन है। लास्ट में एक पैराग्राफ हमने ऐड कर दिया, मैं पढ़ भी दूंगा, मैं पहले समझा देता हूं। कॉमन प्रोविजन फॉर बोथ द केसेस। और कंपनी विद इन 3 मंथ्स, दोनों में 3 मंथ्स हो गए, पहले केस में दूसरे केस में, अगर 3 मंथ्स में नाम को रेक्टिफाई नहीं करती है एज पर द ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लॉ बोलता है उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नया नाम खुद अलॉट कर देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम। कैसे नया नाम अलॉट करेगी? इन द मैनर एज में प्रिस्क्राइब। उसमें क्या दे रखा है मैं बता दूं आपको, गवर्नमेंट नया नाम अलॉट कर देगी। वो नया नाम अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप, गवर्नमेंट ने करना कुछ नहीं है, लॉ में लिखा ऑटोमेटिकली उसका नया नाम क्या हो जाएगा, कंपनी का नया नाम ये हो जाएगा ORDNC। इसका फुल फॉर्म है ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड। देन ईयर, जिस ईयर में ऑर्डर पास हुआ, देन सीरियल नंबर ऑफ द ऑर्डर, देन कंपनी का सिन। ये आपका कंपनी का नया नाम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लॉ लेगा ना सब, गवर्नमेंट विल अलॉट द न्यू नेम इन द मैनर एज में प्रिस्क्राइब। तो लॉ में दे रखा है रूल्स के अंदर कि साहब कंपनी का नया नाम अपने आप ही हो जाएगा। पहले ORDNC वर्ड्स आएंगे, इसका मतलब फुल फॉर्म है ऑर्डर रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड। देन जिस ईयर में ऑर्डर पास हुआ, देन सीरियल नंबर ऑफ द ऑर्डर एंड देन सिन ऑफ द कंपनी, ये कॉर्पोरेट आईडी नंबर ऑफ द कंपनी, ये आपका कंपनी का नया नाम हो जाएगा। डोंट थिंक बड़ा अजीब सा नाम हो जाएगा कंपनी का, ठीक है। और कुछ नहीं करना, अपने आप ये नया नाम हो जाएगा। 3 महीने बीत गए और कंपनी ने गवर्नमेंट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया। हाँ ये है कि कंपनी चाहे तो सेक्शन 21 को कंप्लाई करके, और आप जानते हैं सेक्शन 21 को कंप्लाई करके अपना नया नाम रख सकती है, नाम चेंज कर सकती है। और सेक्शन 21 में आप जानते हैं SR प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ नेम। बट अब आप सेक्शन 16 नहीं फॉलो करेंगे, अगर ये सिचुएशन आ गई, आप सेक्शन 21 के, तो जब तक आप सेक्शन 21 को कंप्लाई करके अपना नया नाम नहीं रखते, तो उस तब तक आपका नाम यही चलता रहेगा जो ऑटोमेटिकली आपका गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया है। तो ये क्लास पैराग्राफ मैंने समझा दिया है, मैं वो पढ़ देता हूँ। एक तो सेकेंड पैराग्राफ के अंदर जो आपका 6 मंथ्स की जगह 3 मंथ्स हो गया है, अब पहले पैराग्राफ में तो 3 मंथ्स पहले से था, सिमेट्री हो गई। अब देखिए लास्ट में जो पैराग्राफ ऐड हुआ, जो मैंने समझा दिया, मैं एक बार रीड आउट करता हूँ। If a company does not comply with the aforesaid direction central government within 3 months of the direction issued, गवर्नमेंट ने जब डायरेक्शन के 3 महीने में, दोनों केस में 3 मंथ्स है, पता है कॉमन है, the central government shall allot a new name to the company in such manner as may be prescribed, ठीक है। It may be noted that the latest ORDNC, which is abbreviation of the words order of regional director not complied, ठीक है, the year of passing of the direction, the serial number of the order and existing corporate ID number of the company shall become the new name of the company, अपने आप नया नाम, without any further act or deed by the company, मतलब कंपनी ने कुछ नहीं करना, अपने आप ये नया नाम हो जाएगा। लेकिन डोंट यू थिंक बड़ा एब्सर्ड सा नाम हो जाएगा, ठीक है। However, this provision shall not prevent a company from subsequently changing its name. Sorry, मैंने गलती से सेक्शन 21 लिख दिया, सेक्शन 13, सॉरी। However, this does not prevent a company, this provision shall not prevent a company from subsequently changing its name in accordance with the provision section 13, मतलब SR प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। आप जब तक ये नहीं करते तब तक आपका यही नया नाम होगा। डोंट यू थिंक बड़ा एब्सर्ड था, इसलिए आपको अगर इससे बचना है तो आपको सेक्शन 13 को फॉलो करके आपको नया नाम रखना पड़ेगा, ठीक है, एंड SR प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक पैराग्राफ ऐड होगी, अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर को आप कंप्लाई नहीं करते, दोनों केसेस के लिए कॉमन प्रोविजन है। तो मैंने समझा भी दिया और उसकी लैंग्वेज भी आपको रीड आउट करवा दी। सो इसके साथ आपके जो भी चेंजेस जून 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल है मैंने सब बता दिए। इसके अलावा जून 2022 मैंने बताया जून 2022 के लिए कुछ खास अमेंडमेंट्स है नहीं, तो जो भी मैंने बता दिए एंड इस दैट यू ऑल, एंड ये आपको करना है। और कुछ खास आपको चेंजेस, आपको सिर्फ 2 टॉपिक में चेंजेस है, दोनों टॉपिक मैंने बता दिए, ठीक है, एंड ये करना है। और ये अभी लेक्चर के बाद इसके नोट्स और इसके लेक्चर दोनों ही हमारी वेबसाइट sangeetkedia.academy.com पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल the all about the amendments applicable for June 2022 exam.